इस वर्ग में नए नए सदस्य, यानी कि जो बीच की संपत्ति वाले लोगों का पूंजीवाद संपत्ति हरण करेगा, पूंजीपति वर्ग के भी एक हिस्से का संपत्ति हरण होगा, और संपत्ति हरण की इस प्रक्रिया में लगातार इस वर्ग के सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी, इस वर्ग का आकार लगातार बढ़ता चला जाएगा और ये लगातार शक्तिशाली होता चला जाएगा। तब से लेकर के आज तक की अगर हम बात करें, हम आंकड़ों पर उठा के बात करें, मजदूरों की संख्या, मजदूरों की तादाद लगातार बढ़ती चली गई है। और आज स्थिति यह है कि पूरी दुनिया के पैमाने पर अगर बहुमत की आबादी कहें, यहाँ तक कि 60-70% की आबादी कहें, वो मजदूर वर्ग की आबादी है पूरी दुनिया के पैमाने पर। हमारा आकार जो मार्क्स और एंगल्स से कहे गए वो बात सच साबित है, और दिन प्रतिदिन हमारा आकार लगातार बढ़ रहा है। मध्य वर्ग का आकार लगातार घट रहा है, बाकी वर्गों का आकार लगातार घट रहा है। एक बात कि ये लगातार संघर्ष जो आगे बढ़ रहा है, जब कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र अस्तित्व में आया, मजदूरों को मजदूरों की दृष्टि मिली, और उस बात का ऐलान मार्क्स और एंगल्स ने कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र में अन्य मजदूरों के दर्शन में कही कि ये वर्ग संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि निजी संपत्ति की व्यवस्था मौजूद रहेगी, जब तक कि मजदूर वर्ग जो है इस संघर्ष में लगातार इसको आगे बढ़ाते हुए एक जो वर्ग विहीन समाज विहीन जो समाज की तरफ को पूरे समाज को लेकर के जाएगा, पूरी मानव जाति की मुक्ति करेगा और अंततः खुद को भी मुक्त करेगा। यानी कि ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष लगातार जो तब तक चलता रहा है और आज तक भी चलता रहा। उसके बाद मजदूरों ने प्रथम इंटरनेशनल का भी गठन किया, उसने शानदार लड़ाइयाँ लड़ी और तमाम सारे यूरोप के पैमाने पर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, यूरोप के बाहर भी लड़ाइयाँ लड़ी। और जो पेरिस कम्यून है, अगर हम मार्क्स एंगल्स ने जो दर्शन दिया उसका मूर्त रूप देखें, जो राम जी अभी बोल रहे थे, वर्ग संघर्ष का सबसे उच्चतम रूप हथियारबंद संघर्ष के रूप में जो बातचीत करते हैं। पेरिस कम्यून का जब गठन हुआ तो मजदूर वर्ग ने अपने उस वर्ग संघर्ष को चरम पर जो पहुंचाया, और पहुंचाने के बाद पेरिस कम्यून का अगर हम जागो भूखे बंदी अब खींच लो लाल तलवार, और लास्ट में अंतिम जंग है साथी, हम लड़ेंगे इसको साथ करके, ये जो गाना है, यानी कि वो पेरिस कम्यून 1871 का तब से लेकर के आप तक का पूरे मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन का वो गीत है, और आज भी लोग उसको गाते हैं। और जो वास्तविक क्रांतिकारी सम्मान के साथ में जो वही मजदूर आंदोलन का गाना है, अगर हम बात करें क्रांतिकारी मजदूर आंदोलन, तो ये अंतिम जंग है वास्तव में। और जब तक इस जंग को मजदूर वर्ग निर्णायक मुकाम तक नहीं पहुंचा देता है, तब तक ये वर्ग लड़ेगा, ये वर्ग लड़ रहा है। मतलब अब एक समाज में लोगों ने भांति भांति की बातें की हैं, लेकिन इस वर्ग पर सवाल खड़ा करना, उसके प्रभाव में हम भी आ जाते हैं। पहली बात यह है कि अगर हम पिछले विगत समय के उसमें बात करें, किस फैक्ट्री में मजदूर नहीं लड़ रहा है? आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो, क्या आप लोगों ने सरेंडर किया? नहीं सरेंडर किया साथियों। जितनी अकल जिसके पास थी, जब हम फैक्ट्री व्यवस्था के अंदर फैक्ट्री में एंट्री करते हैं, तब से हमारा झगड़ा शुरू हो जाता है। वो दुश्मन वर्ग, दो दुश्मन वर्ग जो है फैक्ट्री के अंदर लगातार लड़ते रहते हैं, और उसके बाद में वो रूप जो है आप अलग अलग रूपों को लेता हुआ चलता चला जाता है। अगर हम देखें, क्या मजदूर इतनी सारी शिवपुर की फैक्ट्री, खुद अपने संगठन की बात करें, हम रुद्रपुर में काम करते हैं, इधर भी काम करते हैं, सितारगंज में काम करते हैं, तीनों सेक्टरों की अगर हम बात करें, यहाँ जब से हमने संगठन बनाए तब से लेकर के अब तक की बात करें, तो कम से कम तीनों जगहों पर को मजदूरों ने 60 के आसपास यूनियन बनाई, और मुश्किल से जो यूनियनों की फाइल हमने लगाई होगी वो तीनों जगहों पर मैं आपको बता रहा हूँ 10 से ज़्यादा फाइल हमने नहीं लगाई। 50 फाइलें मजदूरों ने खुद अपनी तय लगाई, उनमें मजदूरों के गेट भी बंद हुए, मजदूर भी लड़े भी। जब मजदूर लड़ते थे, राजा बिस्किट की बात थी, राजा बिस्किट का हमसे जो संपर्क नहीं था, लेकिन क्या राजा बिस्किट के मजदूर लड़ नहीं रहे? जब राजा बिस्किट के मजदूर लड़े, हमको पता चला, तब हम गए। यानी कि मजदूर तो लड़ता है, जितनी समझदारी थी उतनी समझदारी के हिसाब से मजदूर लड़ता है। मारुति के मजदूरों की बात करें हम, मारुति के मजदूर क्या 2012 से अब तक नहीं लड़ रहे? जितनी स्थिति बनती है, जिस रूप में आजीवन कारावास के बाद भी क्या मारुति का मजदूर चुप हो गया? बाकी दुनिया का मजदूर क्या चुप हो गया? इंट्रार के सौरभ भाई यहाँ पर पा रहे 18 से कितना तगड़ा संघर्ष करा, 18 से सेटलमेंट नहीं हुआ, 13 महीने तक का जो पूरा आंदोलन चला, उसमें से 9 महीने सैलरी नहीं मिली। अभी भी मजदूरों की स्थिति बहुत खराब है, 1-1, 2-2 लाख कर्ज में है, खाते माइनस में लोगों के, बहुत बुरी स्थिति है। बैंक वाले टॉर्चर करते हैं, तमाम सारा जलील करते हैं घर में आकर के, फिर भी मजदूर लड़ रहे हैं, अभी भी चैलेंज कर रहे हैं। लड़ता मतलब एक तो मैं कह रहा हूँ कि मजदूर वर्ग को हम भी वही बात न कहें कि जो शासक वर्ग करता है, या फिर जो
ट्रेड यूनियन के नेता करते हैं, चाहे इंटेक के हों, बीएमएस के हों, एटेक के हों, सीटू के हों। लास्ट में कौन सी चीज़ें आंदोलन का चीज़ें करी और दे करके आंदोलन को वो स्वरूप जो प्रदान नहीं किया, उसका विस्तार नहीं किया, उसकी व्यापक नहीं बनाया। लास्ट में आरोप किस पर लगा, मजदूरों पर ही लगाया। ये साबित करते कि तो कायम है। मतलब हमारा जो काम बनता है, हमको जब वो करे कि भाई दुनिया का सबसे क्रांतिकारी वर्ग मजदूर वर्ग है, जहाँ से हम चीज़ों को देखें, इस वर्ग का जो सम्मान करने की बात है, हम इस वर्ग की सेवा कर रहे हैं, ये हमारा सम्मान की बात है। हम इस क्रांतिकारी वर्ग के साथ में हैं। जब हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं, जब हम क्या कहते हैं मई दिवस के शहीदों की बात करते हैं, मार्क्स एंगेल्स का नाम लेते हैं, उन्होंने यही काम किया था। वो शोषित उत्पीड़ित जनता जो साम्राज्यवाद के चक्की के तहत में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की भी बात करें, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ में लड़ रहे थे। जब चंद्रशेखर आजाद की बात करें, आज हम देखते हैं चीजों, हमारे क्रांतिकारी की विरासत क्या है। हमारे क्रांतिकारियों की विरासत, चंद्रशेखर आजाद को जब कोड़े बरसाए जा रहे थे, जब 13-14 साल की उम्र थी उनकी, हर कोड़े के साथ वो क्या कर रहे थे, भारत माता की जय के नाम लगा रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जो आजाद है। वो जो माता का नाम क्या है? माता का नाम जो भारत माता कहते हैं। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? स्वतंत्र है। और जब कोड़े पड़ते हैं, तुम क्या कर लोगे? मेरी जुबान नहीं सीख सकते, मेरे अल्फाज तुम नहीं बदल सकते हो, मेरे मन में जो विचार आ रहा है उसको नहीं बदल सकते। तुम मेरी चमड़ी को उधेड़ सकते हो, उधेड़ दो, ये तुम्हारा काम है, लेकिन मेरे हौसलों को तुम नहीं तोड़ सकते हो। मैं लड़ूंगा और ये मेरी विरासत है। तो साथियों, यहाँ से जब हम चीजों को देखना शुरू करेंगे, तो फिर हमको लगेगा कि वास्तव में हम उस वर्ग को उसकी दृष्टि देने का काम करें जो मार्क्स एंगेल्स देकर के गए थे, जो लेनिन, स्टालिन और माओ देकर के गए थे। क्रांतिकारियों ने कभी भी नकारात्मक बात नहीं की। अगर हम मार्क्स की बात करें, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखने के बाद में 1848 से लेकर के 1852 तक का जो है, तो यूरोप के पैमाने पर पश्चिमी यूरोप के जो पूंजीवादी देश थे, विकसित देश थे, उनमें उभार आया। उसके बाद उभार ठंडा हुआ। मार्क्स एंगेल्स अध्ययन करने में, मजदूरों को एकजुट करने में जुटे कि अब कौन से तौर तरीके निकाले जा सकते हैं। फिर संभावना पैदा हुई, 1864 में प्रथम इंटरनेशनल का गठन किया, बाद में उसको भंग किया। जब पेरिस कम्यून की घटना हुई, मार्क्स एंगेल्स देखे नहीं रहे, मार्क्स एंगेल्स गए वहां पर। पहले मार्क्स एंगेल्स का था कि अभी वक्त नहीं आया है, थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन जब पेरिस के मजदूरों ने पेरिस पर कब्जा कर लिया और उसके बाद में फिर मार्क्स एंगेल्स ने क्या कहा? मार्क्स एंगेल्स ने ये प्रयोग है, ये महाप्रयोग है, ये मानव सभ्यता को एक ऊंचे धरातल पर ले जाने के लिए जितने दिन भी टिक सकता है, इस महाप्रयोग से ही परिणाम निकलेंगे। मार्क्स एंगेल्स पॉजिटिव सोचते थे और पॉजिटिव सोचते हुए उन्होंने पेरिस कम्यून से निष्कर्ष निकाले और वो निष्कर्ष जो है रूस के अक्टूबर समाजवादी क्रांति के लिए अनमोल साबित हुए। वो धरोहर दे करके गए। ठीक है भाई, मानव जीवन है, 70-80 साल का, 60 साल का, ज्यादा खाते पीते लोग 90-100 साल की, 60-70 जो मजदूरों की, तो अगर अपना पूरी लाइफ भी जिएगा तो कितने साल जिएगा? 60 साल जिएगा, 70 साल जिएगा। मरना तो एक दिन सबको है, मौत तो निश्चित है। अब कौन सी मौत हमको मर रहे हैं, तय करना है, कैसे हम जी रहे हैं, तय करना है। लेकिन हमारे जो गुरु रहे हैं, जो क्रांतिकारी रहे हैं, वो अंतिम क्षण तक जो है, जो कहते हैं ना कि जीवन लंबा हो ये मायने नहीं रखता है, जीवन सार्थक होना चाहिए। तो उसी सार्थक जीवन को जिए, अंतिम क्षण तक जिए। उसके बाद अगर हम लेनिन की बात करें, बाकी लोग क्या कहते थे, वही जनता पर, भैया पूंजीवाद का ये है मामला, विकसित पूंजीवादी देशों में होगा, बहुत सारे देशों में क्रांतियां होंगी। लेनिन ने तो ऐसी बात नहीं की। लेनिन ने उल्टी चीज की कि पूंजीवाद साम्राज्यवाद में तब्दील हो चुका है और साम्राज्यवाद एक जंजीर की कड़ियों के रूप में जुड़ा हुआ है और अब क्रांति का केंद्र पूरब बन चुका है और साम्राज्यवाद की एक कड़ी को भी अगर हम तोड़ दें तो साम्राज्यवाद की जंजीर में झंडा रूस में क्रांति हुई, देखते ही देखते कई सारे देशों में क्रांतियां होगी। लेनिन की बात सच साबित हुई। जब पश्चिमी देश की क्रांति, जो तमाम सारे लोग जब रूस एक विभ्रम में कि भैया जो साम्राज्यवाद और तमाम सारे युग में कैसे करेंगे, संशोधनवादी और कथित हो रहे थे, साम्राज्यवाद को बड़ा चढ़ा करके दिखा रहे थे, माओ ने क्या कहा? माओ ने कहा हिम्मत होनी चाहिए, एक जंगल को जलाने के लिए एक तिली काफी होती है, हम तिली बन गए, ये जंगल जलेगा। तो इसी रूप में साथियों, मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि आज ठीक बात है, जो श्रम संहिताएं आई हैं, श्रम संहिताओं के बाद में लड़ाई कठिन होने वाली है। उस कठिनाई के को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो हम बात मई दिवस के आंदोलन की बात कर रहे हैं, उस समय जो कठिनाई थी, कम से कम उससे टफ समय नहीं आने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय तो जन्मवाद नाम की भी कोई चीज नहीं थी। उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया, उन्होंने एक आंदोलन बनाया
वो पार्सन से लेकर के फिसर से लेकर के उन्होंने 84 या 83 के आसपास घोषणा करके 86 के आंदोलन की रूपरेखा करके वो घर में नहीं बैठे, हड़ताली कमेटियां गठित की, शहर के पैमाने पर, औद्योगिक केंद्र के पैमाने पर, प्रदेशों के पैमाने पर, देश के पैमाने पर। अगर हम बात करें, जाल बिछाया उन्होंने, मजदूरों की मीटिंगें की उन्होंने, पूरी तैयारी की, और तैयारी के बाद में क्या ऐलान किया, ये अमेरिका के मजदूरों का ये विद्रोह का बिगुल है। सुन लेना पूंजीपतियों, सुन लेना सरकारों, 1 मई 1886 से 8 घंटे से ज्यादा काम करवा के में जब मैकार्मिक हार्वेस्टिंग कंपनी, जो मशीन कंपनी के मजदूर जब हड़ताल पर बैठे थे, 3 मई को जब गोलीबारी की घटना हुई, मजदूर वहां को मारे गए, 4 मई का जो घटनाक्रम हुआ उसके उसमें जब हे मार्केट स्क्वायर की बात थी, जो 1887 की अगर हम बात करें, उसमें जब एंगेल्स और चारों लोगों को फांसी का फरमान जो सुना दिया जाता है, उस समय अगर तात्कालिक तौर पर देखा, मजदूर आंदोलन जीत नहीं पाया, कुर्बानियां वो मिली उसको, बाद में जीता गया। जो हम नींव रखी गई है पहले भी, मार्क्स एंगेल्स के जमाने में वास्तविक क्रांतियां नहीं हुई। अगर हम बात करें, अक्टूबर क्रांति ने सेव किया, लेकिन क्रांतिकारी उसके सकारात्मक चीजों को देख करके जाते हैं, और इतिहास में यही था। क्या भगत सिंह के जमाने में आजादी मिली? नहीं। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का कोई महत्व नहीं है आजादी के आंदोलन में, नक्सलवाड़ी आंदोलन का क्या कोई महत्व नहीं है ये क्रांतिकारी आंदोलन में। अगर हम परिणाम की बात करें, वो तो कुचल दिया गया, लेकिन नक्सलवाड़ी आंदोलन को भारत के क्रांतिकारी लोग क्या कहते हैं, अंधेरी सुरंग में एक मसाल। पराजित हुए हम, लेकिन हमारे उन पुरखों ने जो है हमें रोशन किया कि संशोधनवाद से गद्दार लोगों के बीच में हम कैसे अपने आप को अलग करें, कैसे क्रांतिकारी मसाल को पकड़े रखें। तो आज के जो हालात हैं, इन हालातों की अगर हम बातचीत करें, ठीक बात है, श्रम संहिताएं जो आ रही हैं, चीजें ज्यादा कठिन हो जानी हैं, क्योंकि जो कानून औपचारिक तौर पर होते हैं, व्यवहार उससे भी बहुत डाउन। आज जो श्रम कानून अस्तित्व में आए हैं, व्यवहारिक तौर पर लागू नहीं हो रहे, बल्कि मालिक लोग उससे कई गुना ज्यादा जो मजदूरों के साथ में टॉर्चर कर रहे हैं, जो कानून में लिखे हैं। अब आने वाले वक्त में भी जो श्रम संहिताओं में लिखा होगा वो भी लागू नहीं होंगी। जब आज लागू नहीं हो रही है, तो तब उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति मजदूरों की होगी। आज अगर हम देखें, अलग अलग फैक्ट्रियों में देखें, हम इंट्रार फैक्ट्री का आंदोलन देखा, हाई कोर्ट के डिसीजन को नहीं मान रहे। अब आप कहाँ जाओगे, आधार खत्म हो रहा है ना। जब कोर्ट के, हाई कोर्ट के डिसीजन को आप नहीं मानोगे तो मजदूर क्या करेगा? मजदूर विद्रोही तो करेगा, और रास्ता क्या, खुद ही करे मजदूर। उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है कि ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, नहीं मानोगे तुम क्या करेंगे मजदूर। जिला प्रशासन एडीएम की मध्यस्थता में लिखित समझौता हुआ, उसको वो नहीं मान रहे, लागू नहीं कर रहे, बाद में क्या करेगा मजदूर। पीडीपीएल कंपनी में लाइसेंस नहीं है, कंपनी में बिना लाइसेंस के मालिक ने एक फैक्ट्री बेची, दूसरी फैक्ट्री दूसरे मालिक को बेची, उस मालिक के पास लाइसेंस ही नहीं है, बिना लाइसेंस के फैक्ट्री चल रही है। आज कम से कम 31-32 दिन हो चुके हैं उन मजदूरों को फैक्ट्री गेट पर बैठे हुए। पहले लग रहा था एसडीएम और बाकी लोग बहुत बढ़िया बातें कर रहे हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद धीरे धीरे करके परसों हम लोग आए थे, परसों बातचीत कर रहे थे कि अब अगली बार डीएम आवास पर जाएंगे तो वहां से उठेंगे ही, भले कुछ करें महिला बच्चों के साथ में, वहीं बैठेंगे, या तो जेल में डालें या कुछ करें। वो वास्तविक तौर पर बोल रहे थे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, चाहे इंतजार के ही मजदूर थे, कहाँ नहीं लड़ रहा मजदूर, हम पॉजिटिव रूप में देखें, हम निगेटिव रूप में चीजों को न देखें। यहाँ जितने भी लोग लड़ रहे हैं, क्या आपकी फैक्ट्रियों का मजदूर आपका साथ नहीं दे रहा? अगर मजदूर साथ देते तो यूनियन बन जाएगी क्या? मतलब अगर मजदूर तुम्हारे यूनियन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी अगर मजदूरों का आधार प्राइवेट फैक्ट्री में न हो, निकाल के काम करके बाहर नहीं करता, वो करता ही है सभी जगहों पर। अगर वो फैक्ट्री से बाहर नहीं करता है तो हमारी फैक्ट्री के अंदर में ताकत है, उस ताकत की वजह से जो है हम वहाँ टिके रहते हैं। तो अब अगर हम चीजों को देखें, जब लड़ी रहे, जैसे इंट्रार की बात कर लो, अब चुनाव हुए, चुनाव के समय में पूरा माहौल खराब किया मैनेजमेंट ने। माहौल खराब करने के बाद में ओपन चुनाव किया, 9 लोगों ने तो मैनेजमेंट की तरफ से आवेदन किया, हम चुनाव में लड़ रहे। हमारी पार्टी में 15 सीटों पर 29 लोगों ने आवेदन किया, 2 आवेदन खारिज हुए, 27 लोग जो है आवेदन को चुनाव में भागीदारी की। लेकिन उस फैक्ट्री के मजदूर ने क्या किया, उस फैक्ट्री के मजदूर ने 15 के 15 पुराने लोगों को चुना, एक को भी नहीं बना। हमने कहा ये न्याय। तो आर्थिक स्थिति उनकी खराब हुई, 9-10 महीने तक उन मजदूरों के आज भी माइनस में चल रहा था, कर्ज में वो बुने हुए, लेकिन उसके बाद भी लड़ने के तो मजदूर तैयार है। 3 दिन तक मैनेजमेंट शॉक्ड रहा। उसके बाद में जाकर के अभी जब पदयात्रा का कार्यक्रम किया, पदयात्रा रखने करके, तो पहले फिरोज खान वाले में ही था। हम सोच रहे थे जैसे आज तक हिंदू मुसलमान वाला मैटर चल रहा है, चुनाव से ठीक पहले मैं और फिरोज खान हमारे कार्यकर्ता हैं इंट्रार के, उनसे बातचीत कर रहे थे कि फिरोज भाई लगता है कि आपका थोड़ा कठिन
मतलब जैसे आज का माहौल है और हिंदू मुसलमान वाली चीज़ होती है, तो उस रूप में देखा फिरोज खान बढ़िया वोट मिल के मजदूरों ने फिरोज खान को भी चुन लिया। यानी कि मजदूरों ने तो हमको भी दिखाया ना कि हम भी मजदूर को थोड़ा उसके विवेक को कम समझते हैं, लेकिन मजदूर ने तो फिरोज खान को चुना, बाकी लोगों को भी चुना। जब पद यात्रा निकाली तो वही मजदूर जो खड़े हो गए महिला बच्चों के साथ में, वही मजदूर पहले की तरह स्टेडियम कोर्ट पर पहुंच गए, मालिक का घमंड चूर हुआ। तो इस रूप में मैं ये कह रहा हूँ कि मजदूर मेहनत करने वाली जनता लड़ती है। अब हम है जैसे हमारा कार्यभार क्या निकलेगा, ठीक है, टफ होते रहती हैं, बहुत बुरी वो जो परिस्थितियों में लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और आज भी वही बुरी परिस्थितियाँ आएंगी। हम अगर उन लोगों के शहीदी दिवस मना रहे हैं, तमाम सारी चीज़ों को कर रहे हैं, उन्हीं के तो बारे में हम, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा क्या कर लोगे तुम, ज़्यादा ज़्यादा तुम टॉर्चर कर लोगे, दमन कर लोगे। आज हिंदुस्तान के अंदर में पता नहीं कितने क्रांतिकारियों का इनकाउंटर किया जा रहा है, कितने लोग आजीवन कारावास में हैं। आज भी हम देख रहे हैं स्टेज स्वामी टाइप के आदमी की इलाज के बिना मौत हो गई, हमारे सामने ही तो हुई ना, हम देख तो रहे हैं। क्या लोगों ने लड़ना छोड़ दिया? नहीं लड़ना छोड़ दिया। ये सच है कि मानव जाति का जब से जो वर्गीय व्यवस्था पैदा हुई, जो क्या कहते हैं मेहनत करने वाले लोग थे, उन्होंने तमाम जुल्म अत्याचार के बावजूद भी विद्रोह किया और विद्रोह तब से लेकर के आज तक लगातार जारी। अब हम चीज़ों को कैसे करें? हम चीज़ों को एक तो किया, जनता आई नहीं रही, मजदूर आई नहीं रहे, तमाम सारी चीज़ें नहीं हो रही। एक है भैया, एक तीली जो है जंगल को जला सकते, दोनों में से एक रास्ता चुनना है हमको। अब अगर हम चीज़ों को करें कि भाई यहाँ से हम जाते हैं, जैसे जो हम कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं उतनी चीज़ों को तो हम कर सकते हैं। ऐसे हर ट्रेड यूनियन नेता, जैसे सत्यम के मजदूर हैं, सत्यम के महिपाल भाई ने कहा ठीक है में तो संघर्ष, राजा बिस्कुट के हैं, ITC के हैं, इंट्रार के हैं, येजाकी के हैं, गुड़गांव से साथी आए हैं, फरीदाबाद के साथी आए हैं। क्या हम अपने यूनियन के मजदूरों की आम सभा में ये टास्क लेंगे कि अपने यार दोस्त जितने भी संपर्क के तुम्हारे मजदूर हैं, जिन जिन फैक्ट्री के मजदूर हैं, उनकी लिस्ट लेकर गया, उनसे बातचीत करो, सारी फैक्ट्री में यूनियन बनाते हैं, उनका डिमांड चार्ट लगाते हैं, उनको प्रेरित करते हैं यूनियन बनाने के लिए, मजदूरों के आंदोलन में लाने के लिए। देखते देखते पता लग रहा है कि इंट्रार के अगर 300-400 मजदूर हैं, यूनियन के मेंबर हैं, तो उनके कम से कम 50-60-100 फैक्ट्री के मजदूर से न्यूनतम ग्राम में संपर्क होगा कि नहीं होगा? अब उस संपर्क के लिए हम कैसे प्रेरित करें लोगों को? अगर हम कुछ वास्तव में अगर हम वो जमीन कह रहे हैं, एक तो होता बातों बातों में, या सब देख रहे हैं चीजों को कि एक फैक्ट्री की लड़ाई हम नहीं जीत पा रहे हैं, प्रशासन हावी हो रहा है, सुन ही नहीं रहा प्रशासन, नहीं मान रहा प्रशासन आज की डेट। अब जरूरत किस बात की है? वही मई दिवस वाला आंदोलन, उसी की तैयारियां। अगर हम वास्तव में गंभीर हैं तो फिर हम प्रचार का हिस्सा क्यों नहीं बनेगा? हम अपने रोजमर्रा के जीवन को जीते हुए हमारे उसमें ये प्रचार का वो जो क्या कहते बनेगा माध्यम हमारा, हम वो काम करेंगे, हम कर सकते हैं काम, क्यों नहीं कर सकते? हम अपने घर परिवार के लोगों को खड़ा कर सकते हैं। क्या मजदूर साथी जाने की लड़ाई में खाली संख्या बली बढ़ाना नहीं होता है। अगर एक मजदूर के साथ में जो क्रांतिकारी आंदोलन में एक एक बच्चे को एक सिपाही माना जाता है, एक एक महिला एक सिपाही है। अगर मैं हूँ, मेरा बच्चा और मेरे जो क्या कहते पत्नी साथ में आती है, तो मेरे लड़ाकों की संख्या, लड़ने वाले सिपाही की संख्या 3 गुना बढ़ जाती है। मेरी संख्या 3 गुना बढ़ जाती है। 500 मजदूरों के रूप में अगर वो करे तो उनकी तादाद 1500 हो जाएगी। घर में 5 लोग बनते हैं, उनको साथ में हम जोड़े तो संख्या कितनी बढ़ जाएगी। और अगर इतनी भी यूनियन के लोग अगर घर परिवार के साथ में एकजुट अपने चीज़ों को परिचित वो कराएंगे तो चीज़ें बन जाएंगी। अब वो कड़ी टूटेगी कहाँ से? मतलब अगर हम बातचीत कर रहे हैं टूटने में, जैसे मान लो कि हम क्या कर सकते हैं कि भाई बाकी जगह तो ठीक है, किसान आंदोलन को देखें, पंजाब भी तो बहुत छोटा प्रदेश है। अगर बात में उत्तराखंड छोटा प्रदेश है तो पंजाब भी छोटा प्रदेश है, लेकिन पूरे किसान आंदोलन की धुरी कौन बना? पंजाब के किसान बने। और उन पंजाब के किसानों में भी कौन थी धुरी? वो क्रांतिकारी यूनियन थी। क्रांतिकारी यूनियन ही थी जो लगातार पिछले लंबे समय से काम कर रही थी किसी जैसे उत्तराखंड के पंतनगर से लेकर के हरिद्वार से लेकर के सितारगंज तक का औद्योगिक केंद्र बनता हमारा। और भी जगहों के छोटे मोटे जगहों के लोग, काशीपुर में है एक औद्योगिक केंद्र, ओडिशा वाले संपर्क में है नहीं, और क्या कहते किच्छा में बनते तो इंट्रार वाले वहाँ पर हैं, रुड़की के आसपास की बात करें तो एवरेस्ट वाले हैं। क्या हम उत्तराखंड के पैमाने पर, जैसे मान लो कि अध्यक्ष साहब हमारे यहाँ के हरिद्वार के गोविंद भाई, हम वर्गीय एकता कायम करने के लिए क्या ऐसा अगर टफ काम नहीं है, अगर हम जो आसान काम है, कौन सा? सिटकुल के पंतनगर का मोर्चा बन रहा अध्यक्ष साहब, मैं जो है क्या कहते हैं हरिद्वार मोर्चे का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। हम महामंत्री और अध्यक्ष साहब से मिलने के लायक बताइए, आप टाइम दीजिए कब आएंगे? यह तो कोई कठिन काम है नहीं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उन लोगों के सिटकुल के लोगों का महीने में हम नहीं कर पा रहे, 2 महीने में नहीं कर पा रहे, 3 महीने में एक बैठक करके प्लेटफॉर्म तैयार करें, मीटिंग करें। जब हम मीटिंग करेंगे, बैठेंगे, रास्ता निकलेगा।
अगर हम बनाएंगे चीज़ें तो बनाते बनाते बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। अगर हम नहीं काम करना होगा या निष्क्रिय तौर पर करना होगा तो फिर निष्क्रिय लोगों ने या आधे अधूरे मन से चीज़ों को काम करने वालों को कभी सफलता नहीं मिली। पहली बात तो कम से कम युद्ध में, ये वर्ग युद्ध की हम बात कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं वो वर्ग युद्ध का काम कर रहे हैं, उस वर्ग युद्ध को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो भी हमारी भूमिका जिस भी रूप में, जितनी भी तुच्छ भूमिका हमारी है, काम हम वही कर रहे हैं, इरादे हमारे वही। तो अब इस स्थिति में किसी भी युद्ध के रूप में कोई भी काम हो, मतलब काम के बारे में कहा जाता है कि किसी काम को, किसी भी टारगेट को हम हाथ में लेते हैं या किसी भी युद्ध में जाते हैं, तो उस स्थिति में अगर मुझे भरोसा है कि मैं ये काम कर ले जाऊंगा, आधे से ज़्यादा काम हो गया। अगर मुझे किसी काम को करने में, जो काम मैंने पकड़ रखा है उसमें मुझे विश्वास है, तो ये है कि आधे से ज़्यादा काम मेरा हो गया। अब उसके बाद में जाकर के तुम्हारा अब आधा काम रह गया मेरे प्रयासों, मतलब जो भूमिका बनी है। अब मेरे इरादे ही इस रूप में नहीं है कि क्या कहते हैं, जो मतलब ताप तेवर मेरे नहीं है, एटीट्यूड उस रूप में नहीं है, बॉडी लैंग्वेज मेरी उस रूप में नहीं है, तो कैसे जुड़ेंगे? एक तो ये वाली चीज़ मेरी कहनी है कि इस रूप में हम लोग और जो प्रयास कर रहे हैं। एक अलग बात ये मेरी बनती है कि आप कम से कम हम लगातार जब ये कार्यक्रम करते हैं, जैसे मान लो कि हम तो इतने लोग साथ में बैठ रहे हैं ना, दिन भर की चर्चा करी, दिन भर की चर्चा करने के बाद में अगर हमको पता लगता है कि बेलसोनिका के मजदूर वहाँ धरने में बैठे हैं, चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वो भी जो गुड़गांव के स्तर पर काम करते ही हैं, अगर हमको पता लगता है प्रशासन ने दखल दिया, तो बिना कहे हुए हम लोग आपस में कोई प्रतिक्रिया देते हैं, तो ना कोई कुछ नहीं, यार हमारे भाइयों के साथ में गलत हुआ है, शिविर में तो हम लोग लगातार साथ में काम करते हैं। या किसी फैक्ट्री के मजदूर हड़ताल पर हैं और मेरी फैक्ट्री में भी प्रॉब्लम नहीं चल रही है, मैं अपनी फैक्ट्री के मजदूरों के बीच में चंदा इकट्ठा करके आर्थिक सहयोग जो पहुंचा सकता हूं, ये तो कर ही सकता हूं, कोई भी यूनियनें करती हैं। हम जिन यूनियनों को गालियां देते हैं, आपके ईस्टर इंडिया खटीमा सेंचुरी पेपर मिल, ईस्टर इंडिया खटीमा में 2005 में आंदोलन हुआ, जुझारू तरीके से मजदूर लड़ रहे थे, तब मैं लालकुआ में ही था, 2-3 साथी वहाँ से आए, उन्होंने कहा ठीक है फिर फैक्ट्री केस में बात करते हैं, जो DN-CRTF के यूनियन नेताओं से बातचीत की, वो जनरल शिफ्ट छूट रही थी 5-5:30 बजे, चादर फैलाए और 2018 में खाली शिफ्ट निकलते निकलते ही 2000 के 2800 रुपये के आसपास का वो जो चादर में जो पैसा आ गया 2005 में। हम अपनी फैक्ट्री में इतना काम तो कर सकते हैं, ठीक है भाई तुम आओ, हम जो एक दूसरे की कुशल बात ले सकते हैं। भाई आज अगर ऐसी चीज़ें बन रही हैं तो क्या है, मतलब यहाँ भोजन माता यूनियन का ही प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर ये कभी जो प्रदर्शन करते हैं, कोई दमनात्मक कार्रवाई करते हैं, तो अलग अलग जगहों पर को प्रशासन के पुतले फूकने का काम है, तमाम सारी चीज़ें करने का काम है, तो इस रूप में अगर हम कहेंगे तो यही है वर्गीय भाईचारा। अब ये वर्गीय भाईचारा कितना विस्तारित होता है, कहाँ तक जाता है, जब हम प्रयास करेंगे तब चीज़ें जो बन जाएंगी। अब जैसे किसान आंदोलन की बात है, किसान आंदोलन जब बॉर्डरों पर था, जुझारू तरीके से लड़ा, तो विदेशों से लोग आ रहे थे वहाँ पर, कोई हॉलैंड का किसान आ रहा है, फिर तो हॉलैंड में तो आए भी ट्रैक्टर मार के वहाँ भी निकल गया करके, ठीक है नहीं, कभी जर्मनी से आ रहे हैं, कभी फ्रांस से आ रहे हैं, कभी अमेरिका से आ रहे हैं देखने के लिए, आ रहे थे ना। अगर भारत में भी मजदूर आंदोलन इस हद तक का उठेगा तो लोग आएंगे ना रिसर्च करने के लिए, तभी तो वर्गीय एकता कायम होगी। दुनिया के मजदूरों एक होगा नारा जो आज की डेट में अमूर्त है वो मूर्त बन सकता है। अब दुनिया के मजदूरों एक होगा नारा भारत के मजदूरों की घटना के साथ में होगा कि अमेरिका के मजदूर में होगा कि जो क्या कहते हैं यूरोप में होगा, ये वक्त बताए। लेकिन हमको एक पूरे जिंदादिली के साथ में है नहीं, एक पूरे पॉजिटिव रुख के साथ में अगर हम चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो उसमें हमारी एक छोटी सी भूमिका है। और कई बार छोटी सी भूमिका जो है, जैसे एक तिल्ली है, वो एक जो टर्निंग पॉइंट का काम करती है, तो वही काम जो हम लोग भी कर सकते हैं चीज़ों को। तो इसलिए साथियों को देखना है, क्रम संहिताओं से लेकर के बाकी चीज़ों का जो मैटर आ रहा है, तो समय जो है ज़्यादा चुनौतीपूर्ण आने वाला है और आएगा भी, आ भी रहा है, ठीक है नहीं। तो इसके लिए हम मानसिक तौर पर हमको तैयार रहने की जरूरत बनती है। हाँ, इसके रूप में कि हमें स्वागत नहीं करना है। क्रांतिकारी कभी भी जब मजदूरों के श्रम अधिकार छीने जाते हैं, जनवादी अधिकार छीने जाते हैं, तो क्रांतिकारी कभी भी जो है ठीक हो रहा है यार, आपको स्थिति होगी, विस्फोटी होगा, ये पोजीशन क्रांतिकारियों की नहीं रही। अगर हम बात करें जो अधिकार छीने जा रहे हैं, जैसे किसानों ने किया श्रम संहिताओं के वाले मामले में, प्रभाव कितना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, वक्त बताएगा। लेकिन निरंतर अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो कोशिश करने से ही कोई चीज़ें आगे की तरफ बढ़ते हैं, परिणाम भी निकलता है। तो इतनी मेरी बात है कि साथियों, मतलब हम पॉजिटिव रूप में करके एक दूसरे का साथ दें। जब दुनिया के मजदूरों एक होगा नारे की हम बात कर रहे हैं, मार्क्स एंगल्स से लेनिन स्टालिन माओ तक के हमारे जितने थे, हम मई दिवस के शहीद हमारे थे, पेरिस कम्युन के शहीद थे, वो तो फील्ड में लड़े थे ना। तो जनता जहाँ दुख तकलीफ में होती थी वो खुद जाते थे, आंदोलन को डेवलप करते थे। तो इस रूप में जो है हम सक्रिय रहें। हमारे आसपास कोई घटना घटित होती है, देश दुनिया में घटना घटित होती है, तो उसमें अगर हम सक्रिय रहेंगे तो जो हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ को थोड़ा सकारात्मक योगदान हो पाएगा।